1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? दोस्तों, लॉर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं था। वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य, लॉर्ड फैथिक लॉरेंस भारत का सचिव, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष तथा एवी अलेक्जेंडर एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री थे। इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे तथा इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? दोस्तों, इसमें पाकिस्तान की स्वीकृति ये सही नहीं है, बाकी सभी ठीक हैं, क्योंकि कैबिनेट मिशन 1946 का उद्देश्य जो था संविधान सभा का गठन करना, यह मुख्य उद्देश्य था। भारत का विभाजन यह गौण उद्देश्य था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा और संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। इनमें से 296 सदस्य निर्वाचित होंगे और 93 में सदस्य मनोनीत होंगे, जिसमें 14 सदस्य राजस्थान से सम्मिलित थे। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? दोस्तों, 1935। जब विदेशी संसद द्वारा बनाया गया कानून को देश में लागू किया जाता है तो उसे ही अधिराज था औपनिवेशिक राज्य कहते हैं। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत अधिराज रहा। इस समय भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर भारत का शासन चलता रहता है। भारत को वर्ष 1947 को सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? दोस्तों, माउंटबेटन योजना के रूप में जानते हैं। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। यह योजना भारत के जनसाधारण लोगों में मनवांटन योजना के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण पर अड़ी हुई थी। व्यवस्था पूर्वक कांग्रेस तथा सिखों द्वारा देश के विभाजन को स्वीकार कर लेने के बाद समस्या के हल के लिए लॉर्ड माउंटबेटन लंदन गए और वापस आकर उन्होंने योजना प्रस्तुत की। कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों, साइमन कमीशन भारत विभाजन संबंधित है, ये बात गलत है। साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे, जो सभी ब्रिटेन की संसद के मनोनीत सदस्य थे। यही कारण था कि इसे श्वेत कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 ईस्वी को की गई। कमीशन को इस बात की जांच करनी थी, क्या भारत इस लायक हो गया है कि यहाँ लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिस कारण इसका बहुत ही तीव्र विरोध हुआ। सूची का मिलान करना है। भारत सरकार अधिनियम 1919 दोस्तों जो है, उसमें क्या निर्णय लिया गया था? प्रांतों में द्वैत शासन। तो एक आ तीसरा हो गया। एक आ तीसरा केवल एक ऑप्शन में है, उसी से आप टिक कर सकते हैं और इसी से आप और भी मिलान देख सकते हैं कि बी का आपका बन हो जाएगा, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था, इसका जो उद्देश्य था मुख्य रूप से वह दोस्तों था प्रांतीय स्वायत्तता। सी ऑप्शन है मिंटो मार्ले सुधार 1909। इसका दोस्तों उद्देश्य था सांप्रदायिक निर्वाचन। और भारत परिषद अधिनियम 1861, इसका उद्देश्य था सती प्रथा का अंत में आता है आपका अधिनियम 1858, जिसका उद्देश्य था ब्रिटेन शासन को शक्ति में लाना। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था।
राज्य में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों तथा देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थीं। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? दोस्तों, केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली भारत शासन अधिनियम 1935 से आया। प्रांतों में द्वैत शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 से लागू किया गया एवं भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, केंद्रीय और प्रांतीय विधायी परिषद का विस्तार किया गया। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। दोस्तों, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थीं। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? दोस्तों, 1935 भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? दोस्तों, सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन ब्रिटिश महारानी को सौंप दिया गया। इस अधिनियम के तहत एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान किया गया और उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यों की भारतीय परिषद स्थापित की गई। किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? दोस्तों, इसके लिए भारत सरकार अधिनियम 1909 के एक्ट में पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय को नियुक्त किया गया। नियुक्ति होने वाले प्रथम भारतीय थे लॉर्ड सिन्हा। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? दोस्तों, गवर्नर जनरल को दी गई। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थीं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।